बैठ जाइए प्यारे। अरे कायल हंस रहे। अब कोई अच्छा बात बोलवो नहीं करे आपके लिए। बैठाइए उनको। बनाए आज 50 में 50 की नहीं। 2024 के इतिहास में पहली बार इतना हल्का क्वेश्चन हम दिए। पहले दिवाली है, सब 50 में 50 मार ले। क्या कभी मौका मिलता नहीं है लोग को 50 में 50 मारने का। और डेली टेस्ट में लगभग हर का यही सर 32 से ऊपर जा नहीं रहा है, 35 से ऊपर जा नहीं रहा है। ठीक है, तो आप यकीन मानिए सबका यही स्थिति है। उस कैटेगरी का क्वेश्चन आपको सेट करने दे देंगे, हम मारेंगे, हम भी 30 से 32 पर अटके। ठीक है, तो आप ये डेली टेस्ट में किसी का लंबे समय से 30 32 35 बन रहा है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है, तो ये टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन की प्रकृति ही हम इस टेस्ट का हाई रखते हैं, ताकि कम से कम उस बात को आप समझे, ताकि जो आपके समझ से छूट गया है, बस समझ रहे ना। अब मान लीजिए क्वेश्चन दिए 50 में 50 बना ही दिए, तो आप फायदा आपका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और एक बात याद रखिए, जो क्वेश्चन आपको बन रहा है वो टेस्ट दीजिए या न दीजिए, बनेगा ही बनेगा कल। जो क्वेश्चन आपको याद है, बन रहा है, वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, चाहे आप टेस्ट देने आइए या ना आइए। इसलिए अधिकतम लाभ आपको मिल सके, इसलिए क्वेश्चन की प्रकृति को थोड़ा जटिल बनाते हैं, कि ताकि आप सोचने पर मजबूर हो और ज्यादा सोच पाए, हम ज्यादा से ज्यादा आपके नॉलेज को बढ़ा पाए। इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि किसी का 35 से ऊपर नहीं जा रहा है। तो बाकी आज तो लगभग का जो 35 लंबे समय तक कर रहे हैं वो तो 50 पर गए होंगे। सबका स्कोरिंग आज बढ़ा होगा, तो जिसका भी स्कोरिंग बढ़ा है तो बहुत खुशी की बात नहीं है, क्वेश्चन हल्का है। आइए, अब हल्का क्वेश्चन है तो डिस्कशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। दोस्तों है कि आज हमको काम था, जल्दी करवाना था। पहला प्रश्न, रेडियो सक्रिय पदार्थ, समझ रहे हैं ना? हालांकि हाँ, रेडियो सक्रिय पदार्थ आप जान रहे हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वतः ही अल्फा बीटा एवं गामा जैसे अदृश्य किरणें को उत्पन्न करते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ स्वतः ही 3 प्रकार के अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करता है, और ये अदृश्य किरणें हैं अल्फा बीटा और गामा, जिसमें गामा विद्युत चुंबकीय तरंग है और अल्फा और बीटा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्यान रखिएगा 2 बात, कि अल्फा बीटा गामा अदृश्य किरणें हैं, आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, और अल्फा बीटा गामा में गामा विद्युत चुंबकीय तरंग है, जबकि अल्फा और बीटा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सभी रेडियो सक्रिय पदार्थ कितने विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है? कितने? 1। कितने अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करता है? 3, अल्फा बीटा गामा। और रेडियो सक्रिय पदार्थ जो स्वतः ही
अल्फा बीटा गामा जैसे अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते रहता है, उसके उत्सर्जन को किसी भी रासायनिक और भौतिक विधियों के द्वारा बंद नहीं किया जा सकता। अब कहिएगा कि हम रेडियो सक्रिय पदार्थ को जेसीबी लेकर दबा देंगे, अल्फा बीटा निकलना बंद हो जाएगा? नहीं। यूरेनियम का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराकर यूरेनियम ऑक्साइड बना दीजिए, तो क्या यूरेनियम ऑक्साइड रेडियो सक्रिय पदार्थ नहीं रहेगा? रहेगा। तो एक रेडियो सक्रिय पदार्थ में जो रेडियो सक्रियता के गुण होते हैं, उन्हें किसी भी भौतिक विधियों के द्वारा, किसी भी रासायनिक विधियों के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। इतनी बात आप जानते थे ना? नहीं जानते, दिक्कत क्या, जान गए। अब सवाल है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध जीवन काल 70 दिन का है, तो उस पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन के बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है वो अल्फा बीटा गामा को निकालती है, जिससे उसके परमाणु विखंडित होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? अब तो ये जानते हैं कि हर पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? सूक्ष्म कण परमाणुओं से मिलकर बना होता है। सूक्ष्म कण परमाणु से मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। तो जैसे ही रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करते, उसके परमाणु क्या हो जाते हैं? विखंडन। परमाणु विखंडन होते रहते, जिसके उसके द्रव्यमान में लगातार क्या आते रहती है? कमी आती रहती है, और इसे कहते हैं रेडियो सक्रिय क्षति। तो जब तक रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा बीटा गामा के उत्सर्जन करते रहेंगे, तब तक उसके परमाणु विखंडित होकर घटते रहेंगे, और इससे रेडियो सक्रिय पदार्थ का द्रव्यमान घटते रहेगा। बात समझ गए? और जितने समय में रेडियो सक्रिय पदार्थ का द्रव्यमान अपने प्रारंभिक द्रव्यमान का आधा हो जाए, उस समय को हम क्या कहते हैं? अर्ध जीवन काल कहते हैं। जितने समय में रेडियो सक्रिय पदार्थ का परमाणु विखंडित होते होते अपने प्रारंभिक द्रव्यमान का आधा हो जाए, उस समय को हम उस रेडियो सक्रिय पदार्थ का क्या कहते हैं? अर्ध जीवन काल कहते हैं। कितना क्या कहते हैं? जैसे रेडियम, जो कि सबसे पावरफुल रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इसका अर्ध जीवन काल कितना है? 1590 वर्ष। सबसे सक्रिय, सबसे तेज रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन है? रेडियम। इसका अर्ध जीवन काल कितना है? इसका मतलब है कि अगर आपके पास 1 केजी रेडियम है, तो 1590 वर्ष के बाद, 1590 वर्ष के बाद वो विखंडित होकर मात्र कितना रहेगा? 500 ग्राम। रेडियम का अर्ध आयु 1590। इसका मतलब रेडियम का जो भी द्रव्यमान है आपके पास, वो 1590 वर्ष के बाद उसका क्या हो जाएगा? और इसका मतलब ये भी है, तो मान लीजिए कि आपके पास रेडियम कितना है? 5 केजी, तो 1590 वर्ष के बाद ये कितना रह जाएगा? 2.5 केजी रह जाएगा। क्या रह जाएगा? यानी अर्ध आयु या अर्ध जीवन काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कितना भी द्रव्यमान क्यों न हो, अर्ध आयु में या अर्ध जीवन काल समय में वो उसका क्या हो जाएगा? रेडियम का अर्ध आयु कितना है? तो 1 किलो रेडियम था, वो भी 1590 में आधा किलो हो गया, और 5 किलो था, वो भी 1590 में। इसका मतलब कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। अगर 1 ग्राम रेडियम रहता ना, वो 1590 वर्ष के बाद क्या हो जाता? आधा ग्राम हो जाता। बात समझ गए? अब आइए प्रश्न पर। अर्ध आयु कितना है? अर्ध आयु कितना है? और प्रारंभिक द्रव्यमान, तो इसका मतलब है कि 70 दिन बाद, 70 दिन बाद ये आधा ग्राम हो जाएगा। आधा ग्राम यानी
5 ग्राम। अब फिर अगला 70 दिन बाद प्रारंभिक द्रव्यमान अब 0.5 हो गया, तो इसका 1/2 का आधा हो जाएगा 1/4 ग्राम, यानी कि 0.25 ग्राम, यानी 70 140 दिन बाद 1 ग्राम घट करके कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? क्लियर? क्या वो नहीं समझे? अर्ध जीवन काल कितना दिन है? तो मतलब 70 दिन बाद क्या हो जाएगा? वो अपने प्रारंभिक द्रव्यमान का आधा। प्रारंभिक द्रव्यमान कितना दिया है? तो 70 दिन बाद 1 ग्राम आधा ग्राम हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बच गया है? तो फिर अब ये जो बच गया के बटे 2 ग्राम, फिर 70 दिन बाद ये क्या हो जाएगा? आधा। 1/2 का आधा कितना होता है? 1/4। इसको दशमलव में तोड़ेंगे कितना होगा? तो इसका मतलब 1 ग्राम 70 दिन बाद आधा ग्राम, आधा ग्राम 70 दिन बाद 1/4 ग्राम, यानी 140 दिन बाद ये कितना बच गया? यही तो पूछ रहा कि कितने दिन बाद 0.25 होगा। तो 70 दिन बाद 1/2 ग्राम, अगले 70 दिन बाद 0.25 गए, यानी 70। समझे? इसमें है क्या जो समझ में नहीं आ रहा है? इसमें तो हमको नहीं लगता बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। दिस इज रीजनिंग। रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग एक तरह से। अब इसको रीजनिंग नहीं कह सकते हैं। आइए दोस्तों, तो क्या अर्ध आयु रेडियो सक्रिय पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं। क्या एक रेडियो सक्रिय पदार्थ के अर्ध आयु में बदलाव किया जा सकता है? नहीं। अगर रेडियम का 1590 उतने रहेगा, किसी भी भौतिक रासायनिक विधियों के द्वारा रेडियो सक्रिय पदार्थ के अर्ध आयु को बदल नहीं सकते। न तो किसी भौतिक रासायनिक विधियों द्वारा रेडियो सक्रियता के गुण को समाप्त कर सकते हैं, और न ही उसके अर्ध आयु को बदल सकते हैं। बात समझ गई कि नहीं? अब मान लीजिए हम आपको बताएं कि किसी भी भौतिक रासायनिक विधियों के द्वारा एक रेडियो सक्रिय पदार्थों के गुणों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि रेडियम ने सल्फर से अभिक्रिया करके रेडियम सल्फाइड बनाया, क्या रेडियम सल्फाइड में रेडियो सक्रियता का गुण होगा? होगा, क्योंकि उसमें रेडियम है। और रासायनिक विधि, रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक विधि है, और उस विधि से भी हम रेडियो सक्रियता के गुण को समाप्त। तो आप अभिक्रिया करके यौगिक भी बना दीजिएगा, तब भी उसमें जो रेडियम रहेगा वो उत्सर्जन करते रहेगा। न तो अर्ध आयु को बदल सकते हैं, न रेडियो सक्रियता के गुण को बदल सकते हैं, किसी भी तरह से नहीं। दूसरा पर आइए। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड, लिपिड का मतलब दोस्तों क्या? वसा। ग्लाइकोलिपिड मतलब एक ऐसा अणु जिसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, और लिपिड का मतलब ऐसा वसा जिसमें कार्बोहाइड्रेट के अणु जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड। ऐसा प्रोटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट के अणु जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ग्लाइको प्रोटीन का मतलब हुआ कि ऐसे संयुक्त अणु जिसमें प्रोटीन के साथ साथ क्या लगा हुआ है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट। तो इस अणु का मतलब क्या हुआ, समझ गए ना? ग्लाइकोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। ग्लाइको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। और ये परिभाषा में पूछ, ऐसे प्रोटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट के अणु जुड़े हो उस प्रोटीन को क्या कहेंगे? ऐसे लिपिड जिसमें कार्बोहाइड्रेट के अणु जुड़े हैं उसे क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन जैसे पदार्थ मानव शरीर के भीतर हार्मोन एंजाइम बनाने में भाग लेते हैं प्रमुख रूप से।
ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड जैसे पदार्थ जंतुओं के शरीर में हार्मोन निर्मित करने में प्रमुख रूप से भाग लेते हैं। और ये ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी गोल्जी बॉडी से, गोल्जी बॉडी के पास है। किसके पास है? गोल्जी बॉडी के पास है, राइबोसोम के पास है। क्या बनाने की जिम्मेदारी? प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी। और ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? गोल्जी बॉडी पर है। प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? राइबोसोम पर है। अब कहिएगा कि हम जो प्रोटीन खाते हैं दाल सोयाबीन में, वो कहाँ जाता है कि राइबोसोम बनाते रहता है? आप क्या जानते हैं कि हमारे शरीर में कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन निर्माण में भाग लेती है? राइबोसोम। तो सवाल है कि प्रोटीन बनना जरूरी क्यों है? हम तो प्रोटीन खाते हैं भोजन के द्वारा, दाल खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, उसमें क्या रहता है? प्रमुख रूप से प्रोटीन। जब हम प्रोटीन खाइए रहे तो शरीर में बनाने की जरूरत क्या है? जरूरत है, क्योंकि हम जो प्रोटीन खा रहे हैं वो पच करके अमीनो एसिड बन जाता है। आप प्रोटीन खाते हैं, वो प्रोटीन रहता कहाँ है? हम जो प्रोटीन खाते हैं वो पच करके अंततः अमीनो एसिड बन जाता है और पचा हुआ भोजन कोशिकाओं तक पहुंचता है अमीनो एसिड के रूप में। इसलिए राइबोसोम को फिर से अमीनो एसिड जोड़कर क्या बनाना पड़ता है? प्रोटीन बनाना पड़ता है। बात समझ गए ना? प्रोटीन बनाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप प्रोटीन खाए, वो पच गया, प्रोटीन पचकर क्या बनता है? अंतिम रूप से अमीनो एसिड, और कोशिकाओं तक भोजन पहुंचता है प्रोटीन वाला भोजन किस रूप में? अमीनो एसिड के रूप में। तो कोशिका के भीतर राइबोसोम उस अमीनो एसिड को जोड़कर फिर क्या बनाता है? प्रोटीन। आइए 2 से 3 पर। समजात अंग, असमजात अंग। पक्षी तथा तितली के पंख क्या है? जो भी है वो तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल ये है, फोन आ रहा है किसी का, देख लेते, इंपॉर्टेंट होगा तो। इंपॉर्टेंट ना है। तो पक्षी और तितली के पंख आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे? देखे हैं कि नहीं देखे हैं? सोच लीजिए। देखे हैं ना? बिल्कुल देखे होंगे। नहीं देखे हैं इसका मतलब यही निकलेगा कि आप पर्यावरण से आपको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना? तो जरूर आप देखे होंगे, और अगर देखे होंगे तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि उनकी संरचना एक समान नहीं है। क्या तितली और पक्षी के पंख की संरचना एक जैसी है? नहीं है। पक्षियों के पंख छोटे छोटे फीदर से मिलकर बने होते हैं, पंखा के समान जो होते हैं फीदर्स, जबकि तितली के पंख बड़ी समान होते हैं, अच्छा से पकड़ ले उतने में टूट जाता है। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि पक्षी तथा तितली के पंखों की संरचना क्या है? भिन्न है। लेकिन अगर उनके कार्य पर आप नजर डालेंगे तो दोनों के कार्य क्या है? समान है। पक्षी भी अपने पंख के मदद से हवा में उड़ते हैं और तितली भी अपने पंख के मदद से हवा में उड़ते हैं। तो पक्षी और तितली के पंखों की संरचना भिन्न है, लेकिन उसके कार्य क्या है? और भिन्न भिन्न सजीवों के ऐसे अंग जिसकी संरचना भिन्न हो परंतु कार्य समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समरूप अंग कहते हैं या असमजात अंग कहते हैं। समरूप अंग कहते हैं या असमजात अंग कहते हैं, एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। क्लियर हो गया? और ठीक इसके विपरीत अगर भिन्न भिन्न सजीव के अंग अलग अलग अंग की संरचना क्या हो? समान हो, लेकिन उसका कार्य क्या हो?
भिन्न हो, उसका कार्य क्या हो, भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। समजात अंग कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गेन कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ, घोड़ा का पैर, घोड़ा का पैर, पक्षी का पैर, पक्षी का पैर, लगभग सबकी संरचना क्या है? समान। एक हाथ में, मानव के एक हाथ में जितनी हड्डियां होती है उतनी ही हड्डियां घोड़ा के एक पैर में, उतनी ही हड्डियां पक्षी के एक पैर में। हमारे हाथ के ऊपरी भागों में केवल कितना हड्डी है? एक। उसी तरह घोड़ा के पैर के ऊपरी भागों में कितना हड्डी है? एक। और उसी तरह मुर्गी का लेग पीस आप खाए होंगे, ऊपर में कितना हड्डी रहता है? एक। और उसके नीचे दो। घोड़ा के पैर के भी निचले भाग में कितने हड्डी? दो हड्डी। लगभग इन तीनों की संरचना हूबहू तो नहीं, लेकिन फिर भी क्या है? लेकिन क्या इनके कार्य समान है? नहीं। मनुष्य अपने हाथ, घोड़ा अपने पैर और पक्षी अपने पैर का इस्तेमाल अलग अलग तरह के कार्यों को करने के लिए करती है। अर्थात ये तीनों अंग कैसे अंग है? समजात अंग है। ये तीनों अंग कैसे अंग है? समजात अंग है। ऐसे अंग जिसका संरचना भिन्न, कार्य समान हो, क्या कहते हैं? ऐसे अंग जिसका संरचना समान, कार्य भिन्न, उसे क्या कहते हैं? क्लियर? क्लियर कि नहीं? और अवशेषी अंग तो जानते ही होंगे आप। क्या? मानव के शरीर में या जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग जिसका शरीर में कोई कार्य नहीं है, उन्हें शरीर से अलग भी कर दे तो शरीर के कार्य प्रणाली कोई कमी या गड़बड़ी नहीं होगी, उसे क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। ऐसे अंग अवशेषी अंग होते हैं जो शरीर में उपस्थित तो रहते हैं, लेकिन वे शरीर के कार्य प्रणाली में कोई योगदान नहीं देते हैं। उल्टे शरीर के कार्य प्रणाली को वे कभी कभी गड़बड़ा सकता है। अवशेषी अंग ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज करोड़ों वर्ष पहले जो थे वो उस तरह से नहीं रहते थे जिस तरह हम लोग रह रहे। बात समझ गए? आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। सोना को तांबा के साथ मिश्रित कर देने पर मिश्र धातु में परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि वे क्या बन जाएं? आप जानते होंगे दोस्तों कि शुद्ध सोना इतने मुलायम होते हैं कि उन्हें कागज के तरह फाड़ा जा सकता है। 100% शुद्ध सोना इतने मुलायम होते हैं कि उसे कागज के भांति फाड़ सकते हैं। अर्थात शुद्ध सोने से कोई काम नहीं लिए जा सकते हैं। इसलिए सोना को आभूषण में परिवर्तित करने हेतु उसमें कठोरता के गुण को लाया जाना जरूरी हो जाता है। और सोना को कठोर बनाया जा सके इसलिए उसमें तांबा, चांदी जैसे धातुओं को मिश्रण बनाकर क्या बनाया जाता है? तो सोना को उपयोगी बनाने के लिए उसमें मिलावट की जाती है, अर्थात अन्य धातु मिलाए जाते हैं। बात समझ गए? लेकिन आप जानते हैं कि मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु आप जानते होंगे दोस्तों। एलॉय क्या है जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? दो या दो से अधिक धातु के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु मिश्रण है, समांग मिश्रण है, विषमांग नहीं। दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु एक अधातु को मिलाकर जब समांग मिश्रण बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। और ध्यान रखिए मिश्र धातु में केवल धातु जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिश्र धातु का कंपोनेंट अधातु नहीं हो सकता है। मिश्र धातु का कंपोनेंट अधातु भी हो सकता है। जैसे इस्पात यानी अंग्रेजी में स्टील एक मिश्र धातु है।
और स्टील या हिंदी में इस्पात लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है, और कार्बन धातु नहीं क्या है? तो मिश्र धातु के नाम पर नहीं जाइएगा, क्योंकि मिश्र धातु में सिर्फ धातु है, जबकि उसके कंपोनेंट अधातु भी हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक धातुओं को अथवा एक धातु एक अधातुओं को मिलाकर जब समांग मिश्रण बना देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? और मिश्र धातु बनाने का पहला प्रयोजन है कि धातु को क्या बना देना? कठोर बना देना, कठोर बना देना। दूसरा है कि मिश्र धातु बनाने से वे संचारण प्रतिरोधी हो जाते हैं, यानी जंग लगना या फिर संचारित होने की घटना कम हो जाती है, संचारण प्रतिरोधी हो जाता है। अगर लोहा में कार्बन मिलाकर मिश्र धातु बनाकर इस्पात बना दे तो इस्पात में जंग कम लगेगा, जबकि लोहा में जंग। तो जब मिश्र धातु बनाते हैं तो धातुओं की कठोरता बढ़ जाती है, इसके साथ साथ वो क्या हो जाते हैं? संचारण प्रतिरोधी हो जाते हैं, और तो और उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। उपयोगिता क्या होती है? बढ़ जाती है। शुद्ध अवस्था में सोना का कोई उपयोग है? और यकीन मानिए शुद्ध अवस्था में लोहा का भी कोई उपयोग। शुद्ध लोहा इतना ज्यादा मुलायम होता है कि एक लात मारिएगा टूट जाएगा, और वहीं स्टील बना दीजिए उस पर ट्रेन दौड़ेगा। ये आती है कठोरता क्या बनाने से? तो मिश्र धातु बनाने का मुख्य 3 प्रयोजन होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत कम धातु ही अपने शुद्धतम अवस्था में उपयोगी है। अधिकांश धातु जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग हो रहे हैं वो मिश्र धातु के रूप में ही हो रहे हैं। बहुत कम ऐसे धातु है जो शुद्ध अवस्था में उपयोगी है। तो मिश्र धातु बनाने का प्रयोजन कितने हैं? ताकि धातु की कठोरता, धातु संचारण और धातु की उपयोगिता। लेकिन मिश्र धातु बनाने से विद्युत चालकता घट जाती है, उष्मीय चालकता घट जाती है, यानी जितना अच्छा से शुद्ध सोना अपने से होकर विद्युत और उष्मा प्रवाहित होने देगा, उतने आसानी से सोना का मिश्र धातु उष्मा और विद्युत को प्रवाहित होने। तो मिश्र धातु बनाने से धातुओं की आघात वर्धनीयता घट जाती है, धातुओं की तन्यता घट जाती है, धातुओं की विद्युत चालकता घट जाती है, धातु की उष्मीय चालकता घट जाती है, लेकिन वे कठोरता को बढ़ा देती है, संचारण प्रतिरोधी बना देती है और उसकी उपयोगिता को बढ़ा देती है। मिश्र धातु बन जैसे कि तांबा और जस्ता को मिलाकर पित्तल बना देंगे, पित्तल की विद्युत चालकता तांबा और जस्ता से कम होगी, पित्तल की आघात वर्धनीयता और तन्यता तांबा जस्ता दोनों से कम होगी, पित्तल की उष्मीय चालकता तांबा और जस्ता से कम होगी, लेकिन पित्तल तांबा और जस्ता के तुलना में ज्यादा कठोर होगा, पित्तल तांबा और जस्ता के तुलना में ज्यादा संचारण प्रतिरोधी होगा, पित्तल तांबा और जस्ता के तुलना में उसकी उपयोगिता ज्यादा होगी। बात समझ गए? समझिए कि नहीं समझे? बहुत कुछ बताएं, क्वेश्चन का तो उत्तर एक के लाइन में तो आ गया। ये दोस्तों 20 न्यूटन का बल 10 केजी के किसी वस्तु पर 2 सेकेंड तक लगता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? कार्य बराबर होता है दोस्तों बल गुना, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बल तो दिया हुआ है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो 20 न्यूटन का बल किस पर लगा है? 10 केजी वस्तु पर लगा है, तो इसका मतलब पहले से वो रुका हुआ, उसका प्रारंभिक वेग कितना था? 0। हाफ जी का ए का मान नहीं दिया हुआ, तो एफ बराबर एम ए बराबर एफ बटा एम। एफ यानी बल कितना है? 10 एम यानी द्रव्यमान कितना है? तो ए हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड
और समय कितना है, दो दो कट गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर। तो इस तरह से कार्य बराबर हो गया बल यानी 20 डिस्प्लेसमेंट यानी 4 यानी 20 चौके 80 जूल। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक क्वेश्चन आ रहा है, आघात वर्धनीयता और कठोरता दोनों अलग है। बिल्कुल दोस्तों दोनों अलग है। ये क्वेश्चन पिछले टेस्ट में भी था, बना कि नहीं जी। 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, एक गेंद को गिराया जाता नीचे की ओर 20 मीटर की ऊंचाई से। जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है और उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के दर से बढ़ रहा है, यानी कि त्वरण है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो वो धरातल से किस वेग से टकराएगा, धरातल से किस वेग से टकराएगा, यानी भी पूछ रहा है। तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g एच, सॉरी माइनस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा प्लस होगा। वस्तु नीचे आ रहा है तो जी प्लस, चूंकि यह जी के बारे में नहीं उल्लेख किया गया है लेकिन ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, यह ए का मतलब वास्तव में किससे है। और नीचे आने वाली वस्तु के लिए जी धनात्मक रूप में काम करेगा, ऊपर जाने वाली वस्तु के लिए जी ऋणात्मक के रूप में काम करेगा। u का मान 0 है, g का मान 10, h का मान 20, यानी कि v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर। अरे पंखा को इधर घुमान दीजिए, इधर पंखा नहीं चल रहा है। सबको तो चलिए रहा है, डबल हवा लग रहा है। ये आवाज काहे किया। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस यानी N2 और N2 मतलब 14 दूनी। तो नाइट्रोजन गैस का वजन कितना, देखिए मुक्त अवस्था में परमाणु नहीं रहते, अणु रहते। तो नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में है तो वो अणु के रूप में ही रहेगा, परमाणु के रूप में नहीं। और हवा का मतलब इसका हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कम से कम हवा का मतलब ये नहीं हुआ। और कार्बन डाइऑक्सीजन में ऑक्सीजन 16 दूनी 32 MU, 12 16 दूनी 32, 12 44 MU। कितना हो गया जी, तो 4 2 6 4 दी 7, यानी हवा के दो कंपोनेंट के लीजिए तो फिर भी वजन कितना, नाइट्रोजन का वजन कितना, तो हवा क्या है, हल्की है। बस समझे कि नहीं समझे। और हल्की होने के कारण ही नाइट्रोजन वायुमंडल के ऊपरी परत पर रहते हैं, वायुमंडल के ऊपरी परत पर रहते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल के निचली भागों में नहीं है, नाइट्रोजन का लगभग भाग वायुमंडल के ऊपरी परतों पर है। और नाइट्रोजन का वायुमंडल होने में सबसे बड़ा फायदा ये है कि नाइट्रोजन ज्वलन गति को कम करती है, ज्वलन गति को कम करती है। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन न हो तो फिर आग पर काबू करना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों जानते हैं, क्योंकि वातावरण में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन गैस है, लगभग 21%, और ऑक्सीजन गैस दहन पोषक गैस है।
यानी कहीं आग लगा तो ऑक्सीजन भड़काएगा उससे कि फैल जाओ तुम। बस समझ रहे ना। ऑक्सीजन को दहन पोषक गैस कहते हैं, यानी कि कोई भी चीज जलता है तब जब ऑक्सीजन उसे सहयोग करे। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में किसी का जलना संभव नहीं है। सिर्फ कुछ अपवादों को छोड़कर जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। और कोई एक पदार्थ जलना शुरू कर दिया, वायुमंडल में 20% लगभग 21% ऑक्सीजन गैस है। उस आग को और लहकाने का कोशिश करेगा कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का काम है आग के स्पीड को बढ़ाना, लेकिन वहीं उस स्पीड को घटाने का काम कौन करता है? नाइट्रोजन करता है। ऑक्सीजन भड़काता है, नाइट्रोजन उसको रोकता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होगा तो हम आग पर काबू नहीं पा पाएंगे, क्योंकि उसके बाद आग को केवल ऑक्सीजन मिलेगा, केवल और केवल ऑक्सीजन। आग और लहकते दहकते समझिए ऑस्ट्रेलिया में लगा है तो अमेरिका कनाडा तक फैल जाएगा। लेकिन जैसे आग धधक कर ऊपर जाता है, मुलाकात होता किससे? नाइट्रोजन फिर धधक को क्या कर देता है? कम कर देता है। यकीन मानिए नीचे में अगर नाइट्रोजन रहता तो जलने ही नहीं देता। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जली हुई माचिस के तीली को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर जली हुई तीली क्या होगा? बुझ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की प्रकृति है कि वे जलन गति को क्या कर देता है? कम कर देता। जली हुई तीली को नाइट्रोजन मिलाएगा, उसकी गति को कम कर देगा, बुझ जाएगा। तो नाइट्रोजन अगर वायुमंडल के निचले परत में रहता तो आग लगता ही नहीं, आग लगता ही नहीं। बात समझ रहे ना। प्रकृति ने अपनी संरचना कुछ इस तरह से बना लिया कि मानव को जीवन जीने में ज्यादा कठिनाई ना हो, लेकिन मानव ने एसी गीजर लगाकर प्रकृति के नियमों का अवहेलना कर दिया है। 8 नंबर, 14 ग्राम N2 नाइट्रोजन गैस का आयतन एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन को नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप को क्या कहा जाता है? नॉर्मल टेम्परेचर। और जब बैरोमीटर में पारा की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर हो जाती है तब उस दाब को कहते हैं नॉर्मल प्रेशर। और एनटीपी को कभी कभी क्या कहा जाता है? तो एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है आपको पता है? 22.4 एनटीपी या एसटीपी पर कोई भी गैस हो उसके 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। लेकिन यहाँ पर मोल दिया हुआ है नहीं, तो आपको ग्राम को किस में बदलना पड़ेगा? मोल में। मोल बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान, और N2 है तो N2 अणु है या परमाणु? अणु है तो बटे आणविक द्रव्यमान, मोलिकुलर वेट। ग्राम में द्रव्यमान कितना है? 14, और N2 का मोलिकुलर वेट कितना? 28, यानी कितना मोल? हाफ मोल। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस कितने मोल के बराबर होंगे? 1/2 मोल के बराबर होंगे। 1 मोल 22.4 लीटर, तो आधा मोल 11.2 लीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? क्वेश्चन हल्के हैं लेकिन सोच रहे 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा बता दें आप लोगों। आ रहा है ना मजा?
और मजा नहीं भी आए तब भी मजा करते रहना जरूरी है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, ऐसा नहीं कि सब जगह आपको मजे आए, लेकिन पढ़ना अनिवार्य है। पढ़ने में मजा आए ये अनिवार्य नहीं है कि ना है? नहीं, बहुत लोग का ये सवाल है तो सर पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। मजा करने का चीज है पढ़ाई। 9 नंबर श्वसन वर्णक रिस्पायरेटरी पिगमेंट किसे कहा जाता है? हीमोग्लोबिन को, क्योंकि मानव शरीर में श्वसन के लिए सारे कोशिकाओं को आवश्यकता होता है किसकी? आप जानते हैं कि जंतुओं के शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं के भीतर श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है और उस श्वसन के लिए आवश्यकता होती है किसकी? ऑक्सीजन की। तो शरीर के सारे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी रक्त के आरबीसी कोशिका में उपस्थित हीमोग्लोबिन पर है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा अणु है जो आसानी से ऑक्सीजन से जुटकर बंधन बना सकता है, फिर आसानी से उस बंधन को तोड़ सकता है। तो ऑक्सीजन जो शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है वो किसके बदौलत? हम सांस के द्वारा हवा को फेफड़ा में पहुंचाते हैं और फेफड़ा में रक्त आकर ऑक्सीजन को क्या करता है? ग्रहण करता है और पूरे शरीर के कोशिकाओं तक ऑक्सीजन रक्त ही पहुंचाते हैं। लेकिन रक्त का जो हिस्सा ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है वो कौन है? हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन से जुटकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही सारे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। और यही कारण है कि इसे रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के अनुपस्थिति में शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, अर्थात श्वसन बाधित हो जाएगी, अर्थात जंतु मर जाएगा। श्वसन के अभाव में जीवन जीना संभव नहीं है। फिलोसफिक जूलॉजिका पुस्तक 1809 में प्रकाशित हुई थी, जिसके लेखक कौन है? लेमार्क। फिलोसफिक जूलॉजिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? लेमार्क। लेमार्क लेमार्क और लेमार्क के यह पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पुस्तक में लेमार्क ने पहली बार जैव विकास का सिद्धांत दिया था। जैव विकास इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था। पहली बार जैव विकास का सिद्धांत इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? लेमार्क ने। और यह सिद्धांत वे अपने किस पुस्तक में प्रकाशित किए थे? फिलोसफिक जूलॉजिका में, जो कब प्रकाशित हुआ? 1809 में। और लेमार्क के जैव विकास सिद्धांत में 4 प्रमुख बातें थी। कितने प्रमुख बातें थी? 4 प्रमुख बातें थी। वो है जीवों के आकार में वृद्धि, जीवों के आकार में वृद्धि, जीवों के आकार में वृद्धि, उसके बाद प्रकृति का सीधा प्रभाव, प्रकृति का सीधा प्रभाव, और तीसरा और चौथा तो कई बार पूछा गया है, उपयोग एवं अनुपयोग। उपयोग एवं अनुपयोग मतलब किसका उपयोग अनुपयोग? अंग का। और चौथा बात है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशा। तो जैव विकास या इवो, क्या हुआ जी? फोटो क्या खींच रहे हैं? ओ अरे, फोटो खींचने में उतना मेहनत, कितना खुद का फोटो तो कभी देखते नहीं होंगे, बोर्ड का फोटो क्या देखिएगा। तो जैव विकास का प्रथम सिद्धांत किसने दिया?
लेमार्क ने अपने जैव विकास के सिद्धांत का प्रकाशन किस पुस्तक में करवाया? फिलोसफिक जूलॉजिका। इसे जूलॉजिका ही पढ़ते हैं, कुछ भी लिखा हुआ है छोड़ दीजिए, जूलॉजिका पढ़ना है इसको। फिलोसफिक जूलॉजिका पुस्तक का प्रकाशित हुआ। और लेमार्क के जैव विकास सिद्धांत में प्रमुख 4 बातें थी। जीवों का आकार में, प्रकृति का सीधा, अंगों का उपयोग, उपार्जित लक्षणों की। यहां से प्रश्न खूब पूछा जाता, पूछा निम्नलिखित में कौन लेमार्क के जैव विकास सिद्धांत की बातें नहीं है, कौन लेमार्क के जैव विकास के सिद्धांत की बातें हैं। तरह तरह का क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अब आगे आपको ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड के बाद सुनाई देती है। एक ध्वनि को सुन लिए, उसी ध्वनि को पुनः सुने जाने की घटना क्या कहलाती है? एक ध्वनि को दूसरी बार पुनः सुने जाने की घटना प्रतिध्वनि कहलाती है, जिसका कारण है ध्वनि का परावर्तन हो जाना। ध्वनि जब बड़े क्षेत्रफल के अवरोधों से टकराकर लौटकर पुनः कानों तक आती है तो पुनः सुनाई पड़ती है, और ध्वनि का पुनः सुनाई देना क्या कहलाता है? तो कह रहा है कि ध्वनि का चाल कितना है? 300। और प्रतिध्वनि कितने सेकंड बाद सुनाई दे रहा है? तो ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी। तो सबसे पहले ध्वनि स्रोत से ध्वनि निकला और सुनाई दिया क्या? और ध्वनि स्रोत से ध्वनि निकलकर किसी अवरोध से टकराकर पुनः लौटेगा तब ना सुनाई देगा। तो इसको आने जाने में टोटल कितना समय लगा? 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में गया भी है और आया भी है। चाल कितना है जी? तो 3 सेकंड में टोटल कितनी दूरी तय होगा? 3 3 9 1 10। तो अगर ध्वनि का चाल 340 मीटर पर सेकंड है तो वो कुल कितनी दूरी तय की 3 सेकंड में? 1020 मीटर। यानी 10 मीटर इधर और इधर की दोनों दूरी कितना? तो एक तरफ की दूरी कितना? तो ध्वनि और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितना है? 510। आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षारीय, मृदा, धातु। आवर्त सारणी में वर्ग 2 के जो तत्व है, मुख्य तत्व है आपका बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम। ये सब वर्ग 2 के तत्व हैं। और ये सब तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो ऑक्साइड बनाते हैं, चाहे बेरिलियम ऑक्साइड हो, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड हो, चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, चाहे बेरियम ऑक्साइड हो, इन सब ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। इन सब यानी वर्ग 2 के तत्व जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं तो इनके ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? और पृथ्वी के भूपर पट्टी में इन ऑक्साइड की बहुत ज्यादा बहुलता है। इसी के कारण इन तत्वों को क्या कहते हैं? क्षारीय इसलिए कहते हैं कि इनके ऑक्साइड की प्रकृति, और मृदा धातु इसलिए कहते हैं कि इनके ऑक्साइड पृथ्वी के भूपर पट्टी में मौजूद है बहुत ज्यादा मात्रा में, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बात समझ गए? और वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? वर्ग 17 के तत्व को क्या कहा जाता है? वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? और वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातु इसलिए कहे जाते हैं कि वर्ग 1 के तत्व के ऑक्साइड की प्रकृति भी क्या होती है?
लेकिन वर्ग एक के तत्व के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय तो होती है, लेकिन वे पृथ्वी के भूपर पट्टी में मौजूद नहीं है, इसलिए उसमें मृदा नहीं लगता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो वर्ग एक के तत्व जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं तो उनके ऑक्साइड कैसा होता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं। और वर्ग दो के तत्व भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो ऑक्साइड बनाते हैं वो भी कैसे होते हैं, और इनके क्षारीय पृथ्वी के भूपर पट्टी में बृहद मात्रा में मिलते हैं, इसलिए इसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्लियर? वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं, हैलोजन। वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं, अक्रिय गैस। नेक्स्ट, मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। क्लियर? और आधुनिक आवर्त सारणी में किसको ध्यान में रखा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके आवर्त नियम पर बने हैं, मोसले। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के आवर्त नियम पर आधारित है। मोसले के आवर्त नियम पर आधुनिक आवर्त सारणी को नील्स बोर ने डिजाइन किया। किसने? हालांकि वर्तमान में जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं ये आईयूपीएक संस्था के द्वारा डिजाइन किया गया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वर्तमान में पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया हुआ है, लेकिन पहली बार आधुनिक आवर्त सारणी डिजाइन कौन किया था, नील्स बोर। और यहां पर कंफ्यूजन पैदा होता है, हम बात बात में बोल देते हैं कि मोसले ने ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। नहीं, मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को निर्मित किया, और मोसले के मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर, मोसले के आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर मेंडलीफ के आवर्त सारणी को सुधार कर आधुनिक आवर्त सारणी को तैयार करने में सबसे ज्यादा योगदान नील्स बोर का है। किसका है? तो मोसले आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादक है। अब मोसले के आधुनिक नियम के आधार पर, आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर मेंडलीफ के आवर्त सारणी को सुधार कर आधुनिक आवर्त सारणी को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, नील्स बोर का। बात समझ रहे हैं ना? कभी कभी भूलवश ये कह दिया जाता है कि मोसले ने ही आधुनिक आवर्त नियम दिया, अब मोसले ने ही आधुनिक पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया। तो आधुनिक आवर्त सारणी कोई नया आवर्त सारणी नहीं था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी को जब परमाणु संख्या के आधार पर डिजाइन कर दिया गया तो वही क्या कहलाने लगा, आधुनिक आवर्त। तो वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी है वे मेंडलीफ के आवर्त सारणी का सुधारा गया रूप है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल, सघन माध्यम का मतलब अपवर्तनांक ज्यादा है, अब विरल माध्यम का मतलब अपवर्तनांक। दो माध्यम में जिसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा वो क्या कहलाएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश सघन से विरल आया और आप रूल जानते होंगे कि जब प्रकाश सघन से विरल आती है तो वे अविलंब से दूर भागती है, वो अविलंब से ये दूर भाग जाएगा, ये दूर भाग जाएगा। और इस तरह से ये हो गया क्या, अपवर्तन कोण।
रिक्रेटिव एंगल, और ये क्या हो गया? आपतन कोण। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब के दूर भाग जाती है, और अभिलंब से दूर भागेगा तो अपवर्तन कोण बड़ा होगा, आपतन कोण छोटा होगा। बात समझे कि ना? आपतन कोण से अपवर्तन कोण बड़ा होता है। कुछ लोग पूछ रहे प्रीवियस ईयर का क्लास नहीं चलेगा। बिल्कुल सब क्लास चलेगा। क्लास नहीं चलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? क्या जी, बेरोजगार न हो जाएंगे? 15 नंबर पाइए। सब क्लास चलेगा दोस्तों। निम्न विकल्पों में दिए गए कथन में कौन सा कथन असत्य है? निमोनिया रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। बिल्कुल सही है, जिसमें फेफड़ा प्रभावित होते हैं। निमोनिया बच्चों में अधिक, वयस्कों में कम होते हैं। मलेरिया डायरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। बिल्कुल सही है। एड्स रेबीज वायरस के द्वारा। तो इसका मतलब गलत कौन है? फाइलेरिया रोग जो है वो फंजाई के कारण नहीं, बल्कि एक गोल कृमि के कारण होता है, और उस गोल कृमि का नाम है वुचेरिया। और वुचेरिया कृमि को मानव के शरीर में लेकर आता है कुलेक्स मच्छर। तो फाइलेरिया रोग, जिसको हाथी पांव रोग कहते हैं, एक गोल कृमि के कारण होता है, और इस गोल कृमि का नाम है वुचेरिया। और यह वुचेरिया नामक गोल कृमि मानव के शरीर तक आते हैं किस मच्छर के सहायता से? यानी कुलेक्स मच्छर वुचेरिया कृमि के वाहक हैं। एक मच्छर घूम रहा है यहाँ। नहीं, कुलेक्स मच्छर ज्यादातर धान के खेत में रहता है। 16 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पत्तियों में स्थित रंध्र के द्वारा। पूछेगा किस विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा। पौधों के पत्तियों को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो उन पत्तियों में सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र दिखाई पड़ेंगे, और उसी सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है? यही क्वेश्चन में पूछता पौधों में श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तब इसका उत्तर ये नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है जड़ के मूल रोम के द्वारा, तनों के वात रंध्र के द्वारा, और पत्ती के रंध्र के द्वारा। आपको पूछा गया किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। आपको पूछा गया किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। और प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है? इसलिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः पत्तियों के रंध्र के द्वारा ही होता है। लेकिन यही प्रश्न में अगर पूछता कि श्वसन के दौरान
गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो श्वसन पौधे के संपूर्ण जीवित कोशिका में होगा, और पौधों में गैसों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए श्वसन सबको करना पड़ता है, और श्वसन जड़ अलग करते हैं, तना अलग करते हैं, और पत्ती अलग करते हैं। इसलिए वे गैसों का आदान प्रदान भी अलग अलग करेगा। तो पौधों में श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान जड़ों के मूल रोम के द्वारा, तना के वात रंध्र के द्वारा, और पत्तियों के रंध्र तीनों के द्वारा होता है। बात समझे? पत्ती में उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र, जो केवल माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। पौधे के तनों में उत्तल लेंस आकार के छिद्र को क्या कहते हैं? वात रंध्र, जो माइक्रोस्कोप से ही दिखाई पड़ते हैं। और जड़ में पाए जाने वाले पतले धागे के समान संरचना को मूल रोम कहते हैं, और मूल रोम खुली आंखों से भी दिखाई देते हैं। मूल रोम खुली आंखों से भी दिखाई देते हैं, लेकिन पत्ती के रंध्र और तना के वात रंध्र खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, बन गया। आप जानते हैं कोई भी पदार्थ हो, उसका 1 मोल बराबर 4.23 गुना 10 के पावर 3 अणु या परमाणु या कण। हालांकि यहाँ बात किसकी की गई है? तो इतना अणु बराबर, तो इतना बराबर, एक ही नियम वाला हिसाब लगाइए। भूल गए कि याद है? याद है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन आ रहा, विसरण से क्या होता है? यानी विसरण विधि है, प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के द्वारा रंध्र में हवा चले जाते हैं और उससे बाहर सूर्य से हमें उष्मा प्राप्त होती है। किस विधि के द्वारा? विकिरण होगा, सॉरी, विकिरण होगा, विकिरण विधि के द्वारा। उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं कितने विधि से? तो उष्मा ठोस माध्यम में गमन करेगा, किस विधि से? उष्मा गैस और द्रव माध्यम, गैस और द्रव माध्यम में, गैस और द्रव माध्यम में गमन करेंगे, किस विधि से? और निर्वात में गमन करेंगे, किस विधि से? तो सूर्य से हमारे तक आने में किस विधि का इस्तेमाल होता है? अब ध्यान दीजिए, ठोस माध्यम में उष्मा गमन करेगा। जैसे पूछेगा कि लोहा का एक सिरे को गर्म करने पर धीरे धीरे दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है, तो उष्मा लोहे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचेगा, किस विधि से? पानी गर्म होगा, किस विधि से? गैस गर्म होगा, किस विधि से? और निर्वात में उष्मा का गमन केवल किस विधि से? अब निर्वात में उष्मा का गमन विकिरण विधि से होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी माध्यम में विकिरण विधि से गमन नहीं होगा। सूर्य के बाद लंबे दूरी तक अंतरिक्ष है, जिसकी स्थिति कैसी है? तो उसमें उष्मा गमन करता किस विधि से? और जब सूर्य का उष्मा पहुंचता है वायुमंडल में, तो वायुमंडल से भी हमारे तक पहुंचता किस विधि से? तो निर्वात में उष्मा का संचरण विकिरण विधि से होता है। इसका मतलब ये नहीं कि विकिरण विधि केवल निर्वात में ही संपन्न हो सकते हैं। विकिरण विधि के द्वारा उष्मा का संचरण द्रव और गैस में भी संभव हो सकता कि होता है। ध्वनि क्या है?
ध्वनि एक प्रकार का तरंग है। ध्वनि एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग में अनुदैर्घ्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, और तरंग एक प्रकार का ऊर्जा है। ध्वनि तरंग है, वेव है। ध्वनि यांत्रिक तरंग है, यानी ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऐसे तरंग जिसको चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, उसे मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंग दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स, और अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल। तो ध्वनि तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है? यांत्रिक में कैसा है? और सारे तरंग, जो भी तरंग है, वो वास्तव में क्या है? नमक किताब में याद होगा, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो कान पर पड़ती है तो सुनने की संवेदनाएं प्राप्त होती है। अग्नि है नमक क्लास के एनसीईआरटी में ध्वनि नामक चैप्टर में शुरुआत में यही बात है। अभी तक 20 पर आए हैं जी। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना है? और दोस्तों, अगर परमाणु द्रव्यमान 23 है तो उसका द्रव्यमान संख्या भी कितना होगा? 23 ही होगा। एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान 23 है तो उसका द्रव्यमान संख्या भी क्या होगा? किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान, किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या का संख्यात्मक मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अंतर बस इतना है कि परमाणु द्रव्यमान मापने की इकाई है, जबकि द्रव्यमान संख्या वास्तव में क्या है? लेकिन ये दोनों संख्यात्मक रूप से क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। क्यों? तो इसके लिए अलग से क्वेश्चन लाना पड़ेगा। तो अगर परमाणु द्रव्यमान 23 है तो द्रव्यमान संख्या भी कितना होगा? और द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। और तो इसका मतलब है कि तत्व में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है, और इसकी परमाणु संख्या कितना है? तो परमाणु संख्या 11 है तो प्रोटॉन कितना होगा? क्योंकि एक तत्व का परमाणु संख्या प्रोटॉन के संख्या के योग को ही कहते हैं। तो प्रोटॉन 11 है, यही कारण है कि परमाणु संख्या 11 है। परमाणु संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु संख्या है 11 तो प्रोटॉन भी होगा 11। और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना है? 23। तो न्यूट्रॉन बराबर होगा 23 माइनस 11, यानी कितना? 12। आगे बढ़े। बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सा हार्मोन इस्तेमाल होते हैं? ऑक्सिन एवं जिबरेलिन दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये हार्मोन आखिर बीज रहित पौधे के उत्पादन में मदद कैसे करते हैं? तो इस हार्मोन के प्रभाव से निषेचन को क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है, जिससे जिससे बीज बनते ही नहीं है, बीज बनते ही नहीं है। तो ऑक्सिन हार्मोन के साथ साथ जिबरेलिन हार्मोन के इस्तेमाल से भी बीज रहित फलों का उत्पादन किया जा सकता है। आखिर ये हार्मोन बीज रहित फलों के उत्पादन में कैसे सहयोग करते हैं? तो इन हार्मोन के प्रभाव से पौधे में कौन सी प्रक्रिया रुक जाती है? निषेचन। और निषेचन की प्रक्रिया रुक जाएगा तो प्रजनन नहीं होगा, प्रजनन नहीं होगा तो बीज नहीं बनेगा, लेकिन फूल परिपक्व होकर फल बन जाएगा। तो निषेचन नहीं हुआ तो फूल जो फल बनेगा उसके अंदर बीज, लेकिन फूल विकास करके फल
और फल के अंदर बीज। बात समझे कि नहीं समझे? हालांकि ये प्रक्रिया थोड़ी महंगी और जटिल होती है, इसलिए बीज रहित फलों को आप ज्यादा देखते नहीं होंगे। रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है कौन? आरबीसी के कारण लाल दिखता कौन? गलती हो गया। लोहा के कारण लाल दिखता कौन? हीमोग्लोबिन कारण लाल दिखता कौन? आरबीसी कारण लाल दिखता कौन? सबका जड़ है क्या? और लोहा प्रकृति में ही लाल है। जहां रहेगा लोहा वहां रहेगा लालिमा। मंगल ग्रह लाल दिखाई पड़ते हैं या मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते क्यों? तो हीमोग्लोबिन में रहता है लोहा जिसके कारण वो दिखता है। आरबीसी में रहता है हीमोग्लोबिन जिसके कारण ये दिखता है। ब्लड में रहता है आरबीसी जिसका कारण दिखता है। तो लोहा के कारण हीमोग्लोबिन लाल, हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी लाल, आरबीसी के कारण ब्लड लाल। सब लाले लाल। क्या आगे बढ़े? एसिटिक अम्ल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? जब अम्ल लाल है, अच्छा, नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। देखिए 3 इंडिकेटर है। एक लिटमस पत्र, कभी कभी पूछ देगा किसके बारे में जानते हैं? मेथिल ऑरेंज। कभी कभी पूछ देगा फिनॉल पैथेलिन, फिनॉल पैथेलिन। इन तीनों के बारे में पूछ दिया जाता है। तो तीनों के बारे में जान लीजिए। एक तरफ आम्ल और दूसरा तरफ क्षार। तो आम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला। अब मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा है? ऑरेंज यानी गुलाबी। ऑरेंज नहीं, ऑरेंज का क्या, सॉरी, हाँ, नारंगी। मेथिल ऑरेंज यानी मेथिल ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी रंग का होता है। तो मेथिल ऑरेंज में अम्ल डालने पर यह क्या हो जाएगा? अब मेथिल ऑरेंज में क्षार डालने पर पीला। कैसा हो जाएगा? पीला। तो पूछेगा एक पदार्थ को मेथिल ऑरेंज में डालने पर मेथिल ऑरेंज का विलयन ऑरेंज से लाल हो गया, तो मतलब वह पदार्थ कैसा है? एक पदार्थ को मेथिल ऑरेंज के विलयन में डालने पर मेथिल ऑरेंज ऑरेंज से पीला हो गया, मतलब पदार्थ क्या है? और फिनॉल पैथेलिन का वास्तविक रंग कैसा होता है? रंगहीन। फिनॉल पैथेलिन का असली कलर कैसा? रंगहीन यानी श्वेत। तो फिनोल्फथेलिन के विलयन में अम्ल डालने पर वह रंगहीन का रंगहीन होता है, लेकिन क्षारीय विलयन में वो क्या हो जाते हैं? गुलाबी हो जाते हैं। क्षारीय विलयन में क्या हो जाते हैं? गुलाबी। तो तीनों याद रखिएगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल और क्षार लाल लिटमस पत्र को, या लिटमस पत्र आपको याद होगा। अम्ल मेथिल ऑरेंज को ऑरेंज से, क्षार मेथिल ऑरेंज को ऑरेंज से पीला। अम्ल फिनॉल पैथेलिन को रंगहीन से रंगहीन यानी कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन क्षार फिनोल्फथेलिन को रंगहीन से गुलाबी कर देता है। बात समझे कि नहीं समझे? अब परीक्षा में यही तीनों दौड़ते रहता है। लिटमस पेपर अब दौड़ना बंद कर दिया है परीक्षा में। अब यही दोनों के बारे में पूछा जाएगा और ये दोनों आपको हो गया है याद। आगे बढ़े। न्यूट्रिनो के खोज करता पाउली, मेसोन के खोज करता यूकाबा, पोजिट्रॉन के खोज करता एडरसन,
और प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन। ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन के खोजकर्ता में कहीं कहीं रदरफोर्ड का नाम दे दिया जाता है, जो सरासर गलत है। मेसोन के खोजकर्ता यूकाबा, न्यूट्रिनो के खोजकर्ता पौली, पॉजिट्रॉन का खोजकर्ता एडरसन और गोल्डस्टीन 3 मूल कणों में एक प्रोटॉन के खोजकर्ता हैं। एक दिवाली का छुट्टी कब से होगा? हो गया है। तो हम लोग मस्ती करने के लिए आ गए कि क्या है? देख, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर पर 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखा हुआ है। 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखा हुआ है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? आवर्धन। क्या निकालना पड़ेगा? आवर्धन निकालना पड़ेगा। आवर्धन निकालने का मतलब है कि आवर्धन आपको यह बताएगा कि प्रतिबिंब वस्तु का कितना गुना बड़ा या छोटा है। आवर्धन 2 निकला तो मतलब प्रतिबिंब वस्तु का 2 गुना बड़ा है। आवर्धन 0.5 निकला यानी प्रतिबिंब वस्तु का आधा है। और लेंस का आवर्धन बराबर होता है प्लस v बाय यू। v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी। तो पहले आपको यहां पर भी निकालना होगा, प्रतिबिंब की दूरी निकालना होगा, तब आवर्धन निकलेगा और तब हमें प्रतिबिंब की। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक? और लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी क्या होता है? देखिए, ये जैसे लेंस है तो इधर की दूरी प्लस में, इधर की दूरी माइनस में मापी जाती है। बस समझ गए ना? तो वस्तु हमेशा इधर ही रखा जाता है, इधर वस्तु और इधर की दूरी माइनस, इसलिए वस्तु की दूरी। और आपको निकालना है प्रतिबिंब की दूरी भी। अब लेंस सूत्र याद है कि भूल गए? याद है, वेरी गुड। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/v। आपको निकालना, u का मान है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/v बराबर 1/12। ये उठकर उधर जाएगा तो माइनस होगा। एलसीएम निकलेगा 15 चौके 60, 12 पंचे 60, 1/60 यानी v बराबर 60। अब आवर्धन बराबर प्लस v, तो v का मान है 60, u का मान है माइनस 15 यानी कितना? माइनस। और आवर्धन का मान माइनस बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है। आवर्धन में माइनस आ गया मतलब प्रतिबिंब उल्टा है, प्लस आ गया तो प्रतिबिंब सीधा है। तो आवर्धन या -4 निकला है, मतलब ये जो प्रतिबिंब बना है ये कैसा बना है? उल्टा बना है। तो आवर्धन कितना हो गया? और आवर्धन 4 का मतलब प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा? 4 गुना बड़ा है। और वस्तु की ऊंचाई कितना? 2, और उसका 4 गुना कितना? 8, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई 8। प्लाज्मा प्रोसेस, प्लाज्मा प्रोसेस, प्लाज्मा प्रोसेस, प्लाज्मा प्रोसेस। आदर्श सिंह क्या प्रोसेस लिखे, समझ कहां आ रहा है? क्लियर हुआ? सवाल को समझे कि उत्तर समझ गए? अरे बोलिए ना, दोनों समझे जी। तब आप लोग बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं।
आगे न है। पायरेक्स कौच प्रयोगशाला उपकरण किससे बनाए जाते हैं? पायरेक्स कौच से बनाए जाते हैं। प्रयोगशाला में देखे हैं कांच का बर्तन सब, कि प्रयोगशाला ही नहीं देखे हैं? देखे हैं। ठीक है। सरकारी कॉलेज में तो लाइब्रेरी नहीं है तो पुस्तकालय कहाँ से होगा? अब प्राइवेट कॉलेज में है भी तो प्रयोगशाला में प्रयोग कराने वाला नहीं है। ठीक है। जो कराने वाला है वो बीपीएससी का तैयारी कर रहा है। अरे वो तो हम लोगों के ही कॉलेज में भी था, लेकिन उसमें केवल प्रैक्टिकल का परीक्षा तो देते थे। ठीक है। और उस समय जब परीक्षा देने जाते थे कॉलेज के प्रैक्टिकल रूम में, तब देखते थे ये है क्या। अब बिहार के कॉलेज में प्रैक्टिकल का परीक्षा भी होता तो उसका क्वेश्चन बोर्डे पर लिख कर दिया जाता। ठीक है। तो एक बार हम दिमाग लगाए कि प्रोफेसर साहब जो बोर्ड पर क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं, इनको जांच करते वक्त याद रहेगा? कहीं वो प्रोफेसर अगर प्रैक्टिकल का कॉपी चेक ना करे तो दूसरे प्रोफेसर को बिल्कुल याद नहीं रहेगा। तो अब कुछ कुछ प्रोफेसर अभी भी बिहार में आएगा, पूरा एग्जाम को टाइट कर देगा, एकदम माहौल बना देगा जेएनयू वाला। ठीक है। और हाँ लगा है तुम लोग चोरी करता, ये करता, वो करता है। हम भी परीक्षा दे रहे थे। ठीक है। हमको भी चोरी करने से रोक दिया गया। ठीक है। तब हम क्या किए, तो क्वेश्चन ही बदल दिए, जो याद था वही लिख दिए। अब 50 में 46 नंबर है। सही बोले, ये व्यवस्था अभी भी बनी हुई है ना? बनी हुई ना? सही में हम लोग, ठीक है, वैसे हम बायोलॉजी से ग्रेजुएट किए हैं, तो आए मतलब आए बोर्ड पर आया और प्रश्न लिख दिया बनाओ एकदम। दो चार प्रोफेसर बहुत दिमाग का, एकदम हिलने नहीं देगा। हाँ। अब पूछते रहेगा है तुम लोग चोरी करता है, ये करता, वो करता है। लेकिन प्रोफेसर साहब को समझाए कि सब पढ़ने का रहता है तो दिल्ली जाते ना, जेएनयू में एडमिशन कराते ना, कि यहीं रहते। बिहार में जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता 80% पता कि पढ़ा लिखा होता। अब तो यूनिवर्सिटी का भार भी कोचिंग पर आ गया है। पहले स्थिति यह था कि 9-10 के विद्यार्थियों को कोचिंग की जरूरत थी। अभी भी बता रहे, 9वां-10वां का विद्यार्थी कोचिंग नहीं जाएगा, बोर्ड परीक्षा पास नहीं करेगा। +2 का बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा तो मेडिकल ट्रिपल ई का परीक्षा निकाल नहीं पाएगा। अब स्थिति ग्रेजुएशन में बन गई है कि विद्यार्थी कॉलेज के भरोसे से रहेगा तो प्रोफेसर का गैस से सिलेंडर लाते रह जाएगा। ठीक है कि नहीं है? आइए दोस्तों, माइंड फ्री हो गया। पायरेक्स कॉच, तो प्रयोगशाला उपकरण किससे बनाए जाते हैं? पायरेक्स कौन से जानते हैं क्यों? क्योंकि ये उष्मा सहनशील होता है, कितनों भी गर्म कर दीजिए ये चटक या इसमें दरारें उत्पन्न। तो अधिक उष्मा सहनशील होने के कारण ही प्रयोगशाला उपकरण किसके बनाए जाते हैं? और इसमें मिलाया जाता क्या? बोरेक्स Na2B4O710H2O। ये किसका फॉर्मूला है? बोरेक्स का फॉर्मूला है। पूछिएगा, पूछा गया प्रश्न है कि बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्लियर? अरे कहीं लगता है कीट बैठा। ओह ये अब एंटी कीड़ा बोर्ड सब आएगा ना। सीधे ऊपर फेंका गया गेंद फेंकने वाले के हाथ में 6 सेकंड के बाद लौट आता। क्लियर बात समझे कि नहीं समझे?
सीधे ऊपर फेंका गया गेंद। अब फेंकने वाले के हाथ में कितना सेकंड में आ जाता है? 6 सेकंड में। अब देखिए, जब गेंद को सीधे ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाते 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 उसका वेग घटते जाएगा और एक समय उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तब वो पृथ्वी पर गिरने लगेगी, पृथ्वी के सतह की ओर आने लगेगी और उसका वेग बढ़ते जाएगा। ऊपर जाते समय घटते जाएगा और नीचे आते समय बढ़ते जाएगा। ऐसा होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर जाने वाले के लिए माइनस और नीचे आने वाले के लिए, और यही कारण है वेग ऊपर जाते समय घटता है, घटते घटते शून्य होता है और फिर नीचे आता है। और इस तरह के गति को कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी में दोनों टर्म शामिल है, ऊपर जाना भी और नीचे। और यहां पर याद रखिए कि मोशन अंडर ग्रेविटी में वस्तु को जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगता है। अगर 6 सेकंड के बाद लौटा गया तो निश्चित ही ऊपर जाने में 3 सेकंड लगा है और नीचे आने में 3 सेकंड लगा है। तो ऊपर जाने में कितना समय लगा? 3 सेकंड लगा। और आपसे पूछ रहा है क्या? प्रारंभिक वेग जी ऊपर जाने के लिए क्या हो जाएगा? -10। तो v बराबर u -gt। हम सिर्फ ले रहे हैं एक भाग को। ऊपर जाने में कितना समय और ऊपर जाने पर महत्तम ऊंचाई पर वेग, ऊपर जाने वाली वस्तु के लिए g, और हमको निकालना है प्रारंभिक। और v बराबर u माइनस v का मान, u का मान निकालना, g का मान। और हम केवल ऊपर जाने पर विचार करें तो ऊपर जाने में कितना समय? 3। तो इसका मतलब ये इस साइड आ जाएगा तो 30 मीटर पर सेकेंड बराबर हो जाएगा u। न्यूमेरिकल में नो प्रॉब्लम। अच्छा, न्यूमेरिकल आसान है इसीलिए नो प्रॉब्लम हो रहा है। अगला टेस्ट में डाउन डिस्टर्ब हो जाएगा क्या? नो प्रॉब्लम के जरिए आगे बढ़े। वायु का मुख्य संगठक, और इसीलिए मुख्य इसीलिए करें कि अकेले यही बेचारा कितना है? 78। इसको मुख्य मान सकते हैं कि नहीं सकते हैं? इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्योंकि सागरीय खरपतवार नहीं हुए, क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। और ये कैसा शैवाल होते हैं? और शैवाल की कौन सी किस्म? लेमेनेरिया। सागरीय खरपतवार का तात्पर्य किससे है? और प्रायः यह शैवाल कैसे होते हैं? और जिन भूरे शैवाल में आयोडीन की प्राप्ति होती है वह कौन है? हाँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज्यादातर इस्तेमाल किसको बनाने में किया जाता है? फोम स्पंज बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। रेफ्रिजरेटरों में इसका इस्तेमाल होता है। स्प्रे जितना भी है, चाहे परफ्यूम का स्प्रे या रूम स्प्रे, उसमें CFC इस्तेमाल होते हैं। हालांकि वर्तमान समय में CFC के इस्तेमाल पर पूर्णतः रोक लगा हुआ है, तो अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है। चाकू से काटे जाने वाली धातु, चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन है? क्षारीय धातु, जो किस वर्ग में है? जिसमें लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, स्ट्रांसियम, ये सब धातु को चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि ये अत्यंत मुलायम होते हैं और इसका घनत्व भी अन्य सभी तत्वों के कम होता है। अब चाकू की जगह कैंची दे देगा, ये नहीं कि धरफरा जाइएगा क्या, क्योंकि एग्जामिनर का मूड बदल जाएगा। चाकू बहुत दिन से चल रहा है, तो हो सकता है एग्जामिनर कोई सेट करेगा, कहेगा कैंची से काटे जा सकने वाली धातु है, तो कैंचियों से कटेगा। चाकू से कटा तो कैंची से कटेगा। क्लियर? हाँ। कौन सही है? 1 न्यूटन तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर बल को 1 न्यूटन बनाना है तो द्रव्यमान भी 1 kg लेना पड़ेगा, त्वरण भी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 1 न्यूटन बराबर होगा 1 गुना 1, एक क्या रहेगा जी, 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑक्सीजन का वियोजन, ऑक्सीजन वही हार्मोन जो बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक हुए थे। उस ऑक्सीजन हार्मोन का पहली बार वियोजन किसने किया? साल्कोवासी, यानी कि पौधे से पौधे के कोशिका से बाहर निकालने का काम पहली बार किसने किया? स्लोवास्की ने किया। नेक्स्ट, किसी वस्तु की जरूरत माप होती है उसके, जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक जड़त्व का गुण होगा। अस्थि क्या है? हाँ, अस्थि हो गया, उपास्थि हो गया, रक्त हो गया, लासिका हो गया, टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, ठीक है, लिगामेंट हो गया, बसा उत्तक हो गया। ये सब कैसे उत्तक हैं? अस्थि, उपास्थि, रक्त, लासिका, टेंडन, लिगामेंट और बसा उत्तक। बसा उत्तक को अंग्रेजी में एडिपोज कहते हैं। एडिपोज, हिंदी में बसा उत्तक एक संयोजी उत्तक है। बसा उत्तक एक संयोजी उत्तक है। क्लोरीन गैस के परमाणुओं के बीच कैसा बंधन? देखिए, समान परमाणुओं के बीच हमेशा कैसा बंधन बनेगा? हमेशा सहसंयोजी बंधन बनेगा। चाहे क्लोरीन पूछ दे, ऑक्सीजन पूछ दे, नाइट्रोजन पूछ दे, हाइड्रोजन पूछ दे, फ्लोरीन पूछ दे, समान परमाणुओं के बीच केवल एक ही बंधन बन सकते हैं। वो कौन? सहसंयोजी बंधन। और समान परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंधन की प्रकृति कैसी होती है? अध्रुवीय सहसंयोजी होती है। नन पोलर कोवैलेंट, नन पोलर कोवैलेंट, नन पोलर कोवैलेंट। ये भी याद रखिएगा, समान परमाणुओं में हमेशा और हमेशा सहसंयोजी बंधन बनेगा और इसकी प्रकृति अध्रुवीय हो गई, यानी नन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कभी ध्रुवीय सहसंयोजी दे सकता है, कभी अध्रुवीय सहसंयोजी दे सकता है। तो समान परमाणुओं के बीच हमेशा कैसा सहसंयोजी बंधन बनेगा? अध्रुवीय सहसंयोजी बंधन बनेगा। अध्रुवीय सहसंयोजी बंधन बनेगा। नेक्स्ट, भिन्न भिन्न व्यास के तांबे के 2 गोलों को भट्टी से बाहर निकाला जाता है और समान दशा में, यानी एक समान वातावरण में दोनों को ठंडा होने दिया जाता है, तो बड़ा गोला जल्दी ठंडा होगा। अब कहिएगा क्यों? तो इसका उत्तर छिपा है एक प्रश्न में, और प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं
कप में चाय जल्दी ठंडा होगा कि प्लेट में? प्लेट में। क्यों? यानी जिस वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा वो वस्तु उतना जल्दी ठंडा, और बड़े व्यास यानी बड़ा गोला का बड़े व्यास वाले गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इसलिए वो जल्दी ठंडा होगा। बात समझ गए ना? मानव मूत्र में 96% क्या होता है? 2% क्या होता है? और 2% के अंतर्गत आते हैं क्या? यूरिक अम्ल, अमोनिया, क्रिटेनिन और कुछ लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आदि। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में 96% जल, 2% यूरिया, 2% के अंतर्गत यूरिक अम्ल, अमोनिया, क्रिटेनिन और कुछ लवण पाए जाते हैं। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? मनुष्य के लिए सर्वथा परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच रहता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। मानव न तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को सुन सकता है और न ही मानव 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के आवृत्ति के ध्वनि को सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के ध्वनि को अपश्रव कहते हैं। गलत। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अपश्रव यानी इंफ्रासोनिक कहते हैं। 20,000 से अधिक के आवृत्ति के ध्वनि को पराश्रव कहते हैं। सही मतलब गलत यही है। ज्वालामुखी उद्भेदन होने पर, भूकंप होने पर 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति ध्वनि निकलती है। बिल्कुल सही है। गलत कौन है? 20 हर्ट्ज से अधिक के आवृत्ति को श्रव परास कहते हैं। इंफ्रासोनिक यानी अपश्रव उस ध्वनि को कहते हैं जिस ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। 20 हर्ट्ज से कम हो। क्लियर हो गया? पौधे में जल तथा खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? और जाइलम केवल बस जल और खनिज लवण का परिवहन एक दिशीय ही कर सकता है, और वो दिशा होती है जड़ से तना पत्ती की ओर, केवल ऊपर की। तो जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवण का परिवहन केवल एक ही दिशा में संभव है, उसके विपरीत नहीं। हालांकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार भोजन पौधे के विभिन्न भागों में फ्लोएम ऊतक के द्वारा पहुंचाए जाते हैं, और फ्लोएम ऊतक भोजन का परिवहन नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों दिशा में कर सकता है। लेकिन जाइलम का परिवहन केवल एक ही दिशा में संभव है, लेकिन फ्लोएम का परिवहन दोनों दिशा में संभव है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब? रेटिना। मनुष्य के हार लाल की लंबाई फीट में पूछेगा तो 32 फीट। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में? क्योंकि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब पूछ रहा क्या बनाने की जिम्मेवारी, या ऊर्जा का परिवर्तन यानी एटीपी का बनना किस प्रक्रिया के दौरान होगा, और श्वसन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस। क्या कहते हैं? और पेड़ की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं?
कोर्टिकोलस। मिट्टी पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? टेरिकोलस। चट्टान या पत्थर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? सैक्सिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस। पेड़ की छाल पर उगने वाले कवक को कोर्टिकोलस। मिट्टी पर उगने वाले कवक को टेरिकोलस। चट्टान या पत्थरों पर उगने वाले कवक को सैक्सिकोल्स। गति प्रेरक कहा जाता है पेसमेकर को। अब पेसमेकर कहा जाता है ऐसे नोड को। ऐसे नोड एक प्रकार का तंत्रिका ऊतक है जो पाया जाता है हृदय में, जिसका काम है हृदय के धड़कन को नियंत्रित करना। गति प्रेरक यानी पेसमेकर यानी ऐसे नोड यानी तंत्रिका ऊतक। और ये तंत्रिका ऊतक कहाँ पर है? हृदय के दाएं आलिंद पर। और इसका काम है हृदय के गति को नियंत्रित करना। ऐसे नोट का कृत्रिम रूप है क्या? हाँ, ये कृत्रिम है और ये ओरिजिनल। एक विद्युत उपकरण को बैटरी से जोड़ने पर 10 वोल्ट का विभवांतर प्राप्त हुआ। 10 वोल्ट का। यदि विद्युत उपकरण में धारा का मान 0.05 एम्पियर है तो विद्युत उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा? विभवांतर 10 वोल्ट, विद्युत धारा 0.05 एम्पियर और प्रतिरोध निकालना है ओम के नियम के अनुसार। V बराबर IR। किसका नियम है? ओम का नियम। V बराबर 10 वोल्ट, I बराबर 0.R निकालना है तो R बराबर हो गया 10/05। दशमलव हटा 00 यानी कितना? 200 ओम। 200 ओम। एनटीपी पर 4 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा? तो पहले आपको क्या निकालना है? मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे आणविक। और ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल अणु पर लागू होते हैं, परमाणु पर। तो H2 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 2, क्योंकि एक H का कितना होता है? और ऐसे सवाल में केवल किसका इस्तेमाल करना है? क्योंकि ये जो नियम स्थापित हुआ है वो गैसों के अणुओं पर आधारित नियम है, परमाणुओं पर। इसीलिए मोल निकालने के लिए हम नाइट्रोजन में आणविक द्रव्यमान का उपयोग किए थे। हालांकि वहां दे भी दिया था, लेकिन यहाँ नहीं दिया तो फिर भी हम परमाणु का नहीं, किसका इस्तेमाल करेंगे? अणु का। और कितना मोल हो गया? 1 मोल 22.4 लीटर, तो 2 मोल 44.8 लीटर। निम्नलिखित में कौन सा एक शैवालों के विशिष्ट लक्षण नहीं है? शैवाल का शरीर थैलस के समान होता है। बिल्कुल सही है। ऐसे पौधे जिसमें जड़, तना, पत्ती कुछ भी न हो उसका शरीर कैसा कहलाता है? और शैवाल प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे ही पौधे हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता। पौधा है तो क्लोरोफिल पाया ही जाएगा, है कि नहीं है? अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं। जिन पौधा में जड़ नहीं होगा वो भूमि पर रहेगा, जलीय में रहेगा। गलत कौन है? जिन पौधे में जड़, तना, पत्ती ही नहीं होते हैं, क्या उसमें उत्तक होने की संभावना है? तो शैवाल में कोई उत्तक नहीं होते हैं। वास्तविक केंद्रक
वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका से कौन बना है? जीवाणु बना है। नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया बना है। M प्लस प्लस का मतलब है कि M ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14। हालांकि ये संभव नहीं है क्योंकि अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा हो, फिर भी सवाल है, हम बना देते 8 2 10 10 20 4 24। तो M प्लस प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 24 इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चला। तो M में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तब ना 2 प्लस आवेश है। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब उस पर धन आवेश की उत्पत्ति होती है। और 2 धन आवेश का मतलब है कि इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया? 2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद 24 है, तो उदासीन अवस्था में कितना? और उदासीन अवस्था में अगर 26 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितना होगा? क्योंकि उदासीन अवस्था में परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो प्रोटॉन कितना? अब परमाणु बार 56 है तो द्रव्यमान संख्या भी कितना होगा? 56। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होगा? अब प्रोटॉन कितना निकल चुका है? 26। तो न्यूट्रॉन 56 माइनस 26 यानी कितना? 30। क्या? क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2, वो बी ए बी तो मेंडलीव वाला में है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, गुड नाइट। हल्ला क्या करे? लगता है कोचिंग में हल्ला करना विद्यार्थियों का मौलिक अधिकार बन चुका है ना। कुछ भी होगा। ओ जानते हैं, इतना देर से बकबक करे, हल्का से भी हल्ला माथा फटने का संकेत देने लगता है। सही बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले टेस्ट में। गुड नाइट। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, अभी इसके बारे में कहाँ